नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम घटना चक्र की उत्तर प्रदेश पुलिस टू टू सीरीज आज हम 10 करने वाले हैं। इसमें कुल हमारी 10 ही टेस्ट सीरीज हैं। तो आज हमारा लास्ट टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट 10। हम प्रत्येक में यानी जीएस का पोर्शन और हिंदी वाला सेक्शन करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम गद्यांश से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले गद्यांश के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। गद्यांश के प्रश्न को सॉल्व, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है हिंदी का, जो गद्यांश से है। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता, तो उसका ये कथन सही है। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है, तो ये भी कथन सही है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, तो इसका ये वाला गलत है, ये असत्य है। इसमें पूछा है असत्य कथन, तो इसका हमारा ऑप्शन इसमें बी सही हो, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकट्य या परम सत्य नहीं होता, तो इसको हमारा ऑप्शन बी विज्ञान। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत उसका क्वांटम फिजिक्स, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 4, आज भी उपग्रह के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है, तो हमारा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, इसका हमारा ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 5, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था, तो क्वांटम फिजिक्स, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। हमने 5 ये गद्यांश के प्रश्न किए हैं। अब हमारे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो हम इनका व्याख्या सहित करेंगे। अगला करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक हमारा ऑप्शन है वह कलम से लिखता है, तो इसमें करण कारक है। करण कारक क्योंकि कलम के द्वारा लिखता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें आपादान कारक है। राम को फल दो, तो इसमें कर्म कारक। यह राम की पुस्तक है, तो इसमें संबंध कारक। कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। तो कारक इस प्रकार लिखा जाता है, कारक हम इस प्रकार लिखेंगे तो ऐसे करते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 8 कारक कितने होते हैं? 8। अगला हमारा प्रश्न नंबर 7, ओठना और ओष्ठना का अर्थ क्या है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी नौले अलग करना और खोलना, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से अव्यय है, तो इसमें आहा एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। श्याम दक्षिण भारतीय है संज्ञा शब्द। श्याम व्यक्तिवाचक, भारत भी व्यक्तिवाचक और दक्षिण भी व्यक्तिवाचक है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, आहा। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है, इसका हमारा होगा जय शंकर प्रसाद, इसका हमारा ऑप्शन होगा डी, जय शंकर प्रसाद। यह छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। छायावाद को हम 4 कवि के नाम से जाने, छायावाद के 4 कवि कौन से? प्रसाद यानी जय शंकर प्रसाद, और एक पंत, निराला और वर्मा, महादेवी वर्मा। तो कितने हो गए हमारे? ये 4 छायावाद के स्तंभ है। जय शंकर प्रसाद के और जैसे एक कामायनी है, झरना है, महाराणा का महत्व, इनकी प्रमुख रचना है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 10, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, तो हमारा ऑप्शन होगा बहुवीर्य समास, इसका हमारा ऑप्शन बी। पीताम्बर में और कर्मधारय भी समास होता है। अगर आपको बहुवीर्य ऑप्शन में ना दिया हो तो वहां पर कर्म कार्य समास लगाएंगे, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी बहुवीर्य समास। निम्नलिखित में से इस चिन्ह को
क्या है? तो इस चिन्ह को कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। पूर्ण विराम ये होता है, अल्प विराम ये होता है और निर्देश चिन्ह ये होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 12, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो इसमें हमारा तत्भव होता है, तत्सम होता है और विदेशस होता है, विदेशस ना कि विदेशी, और एक हो जाएगा हमारा देशस और विदेशी बातें की। तो इसका हमारा ऑप्शन डी हो यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी उत्पत्ति के आधार पर नहीं है। यौगिक जो दो दो रूढ़ शब्द से मिला है उसे यौगिक कहते हैं। तो इसमें पूछा है गलत, तो गलत इसका हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 13, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो है बद्री नारायण, बद्री नारायण। इसका हमारा ऑप्शन सी। कब दिया गया था? 2022 में, 2022 में और 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मिला था। संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित एक अर्थ स्त्री का है, तो स्त्री का है अंगना। इसका मतलब होता है स्त्री, अंगना, और इस मतलब होता है आंगन। तो हमारा अगला प्रश्न 15, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप यानी कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, यानी पिछले सोमवार, और इसमें हो गया भविष्य, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें वाक्य शुद्ध, तो भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, एकदम शुद्ध वाक्य। जैसे हमारा 16 है तो इसका हो जाता भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे, तो गर्दन ये वाला हमारा गलत शब्द है, आधा राव होता है। राम के दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। राम के दर्शन। इस चिकित्सालय में सर्वोत्तम रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। इस चिकित्सालय में सर्वोत्तम जीवन पर गलत आएगा नहीं, रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। तो इसका हमारा ऑप्शन भी होगा शुद्ध वाक्य है। अगला हमारा प्रश्न नंबर इसमें 17, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस प्रकार का कारक है? तो इसमें होगा आपादान कारक, क्योंकि यहाँ पर अलगाव का अर्थ हो रहा है। इसका हमारा ऑप्शन बी। मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा वहां, यह एक अव्यय शब्द है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा न जा सके, इसे बोलेंगे अकथनीय। अकथनीय बोलेंगे, लेकिन इसे हमारे विकल्प में नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी चुन सकते हैं, अकथ्य। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 20, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी युग्म सही नहीं है? तो इसका होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसका सही नहीं है। समयवाचक आगे पीछे ये भी सही है। निश्चयबोधक बेशक ये भी सही है। स्थितिबोधक कहीं कहीं ये भी सही। तो इसका गलत होगा हमारा ऑप्शन बी। सर्वथा यह एक स्थान वाचक है, सर्वोत्तर स्थान वाचक, तो इसमें परिमाण वाचक है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी गलत है, इसमें नहीं बोला है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 21, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का उत्साह, वीर रस का उत्साह भाव है। भय भयानक का, क्रोध रौद्र रस का, शीत का विलोम क्या होगा? शीत का उष्ण होगा। इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। कृष्ण का शुक्ल होगा, कृष्ण का शुक्ल। अगला हमारा प्रश्न नंबर 23, सभ्य है यह वाक्य किस काल का है? किस काल का? तो है सबब भविष्य काल। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। विशेषण, तो लघुता एक विशेषण शब्द है। विशेषण
शब्द नहीं, लघुता नहीं, ये संख्यावाचक में आएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन बी है महत्व। महत्व एक विशेषण। महत्व, लाघव और लघुता यह भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें विशेषण हो जाए महत्व। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 25। दिन दैन्य का पर्यायवाची होगा, तो इसका हमारा ऑप्शन डी दैनिक। इसका हमारा ऑप्शन डी दैनिक। और इसके अन्य और पर्यायवाची जैसे डायरी, डायरी होगा। रोज, रोज नामचा, तो इनका ये पर्यायवाची शब्द है। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है, तो इसका होगा हमारा अमृतलाल नागर। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। और इनकी प्रमुख रचना जैसे महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष और मानस का हंस, इनकी प्रमुख रचना है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 27। सम श्रुति समार्थी भिन्न, यानी सम श्रुति समार्थी भिन्न कौन सा सही जोड़ी है। सही जोड़ी होगा तो हमारा ऑप्शन होगा सी कूल और कूल। कूल में से होता है संपूर्ण यानी वंश, और कूल में से होता है किनारा, तो हमारा ऑप्शन सी सही। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का होता है रति या प्रेम, इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। महती का स्त्रीलिंग, महान का स्त्रीलिंग तो होगा महती। ये नेता का स्त्रीलिंग है, ये महोदय का स्त्रीलिंग शब्द है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 30। इनमें से कली कथा बाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो इसका होगा अलका रगा वगी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी। इन्हें 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ इस रचना के लिए। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था, तो इसको जिंदगी नामा। इसका हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही, जिंदगी नामा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 32। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है। सफेद, तो सफेद तो गुणवाचक है ना, तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा गुणवाचक। इनमें से वीर रस के कवि हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि हैं। इसका हमारा ऑप्शन बी उसमें व्यंजन सा, सा और तालुसा और हा, ये हमारे उसमें व्यंजन है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा उसमें व्यंजन। अगला हमारा प्रश्न नंबर 35। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द, तो इसका हमारा ऑप्शन अध्येता, ये हमारा शुद्ध शब्द है। निरीह संधि विच्छेद में से क्या है, तो हमारा ऑप्शन बी निधन यह है, इसमें हमारी विसर्ग संधि, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 37। अशुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द, तो इंद्र वर्ज्य, इसका हमारा ऑप्शन ए ही सही है। भारतीय वन सेवा तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब स्थापित की गई थी, यानी तीसरी अखिल सेवा भारत वन सेवा है, जिसे हमने 1966 जुलाई 1966 में स्थापित किया था। तो हमारी अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख दिया है। तो पहली थी हमारी अखिल भारतीय सेवा, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, और फिर तीसरी थी हमारी भारतीय वन सेवा 1966 में बनाई गई। अगला हमारा प्रश्न नंबर 39। और यहाँ से हमारी GS स्टार्ट होती है। अगर हमारा हिंदी का सेक्शन पसंद आया हो तो हिंदी, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 39। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसे बोले इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 40। जायद फसल ऋतु के दौरान होती है। जायद फसल, तो ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा विटामिन ए, और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगला हमारा प्रश्न नंबर 42। किस विटामिन की कमी के कारण इंसान में रक्त लपटता रोग एनीमिया होता है, तो B12 के कारण, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा B12 के कारण। इसका हमारा रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन।
साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। इसका स्रोत दूध, अंडा, मछली, मांस इसके स्रोत हैं विटामिन B12 के। अगला प्रश्न नंबर 43। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो इसका होगा हमारा HBI बीज। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से है? तो श्वेत क्रांति। इसका हमारा ऑप्शन होगा सी श्वेत क्रांति। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हरित श्वेत क्रांति के जनक हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 44। हाँ, ये तो होगा प्रश्न नंबर 45। 1857 क्रांति के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका था हमारा बहादुर शाह द्वितीय। इसका हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन? कैनिंग। और प्रधानमंत्री थे पाउमस्टन। अगला हमारा प्रश्न नंबर 45 नहीं 46। प्रश्न नंबर 46। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 के 2 गुटों को पुनर्निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन। इसका हमारा ऑप्शन सी लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। यानी गरम दल और नरम दल एक हुए थे। और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल अलग हुए थे और जिसके अध्यक्ष राज बिहारी घोष थे। अगला हमारा प्रश्न नंबर 47। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचना एवं सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर कब मनाया जाता है? तो इसका हमारा 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। महिला और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम सीता किस वर्ष अधिनियम लागू हुआ था? तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा 1956। प्रश्न नंबर 49। भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूह में देश का समूह क्या कहलाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी क्षेत्रवाद। इसका हमारा ऑप्शन डी क्षेत्रवाद कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 50। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय हमारा ऑप्शन बी मुंबई है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी शिव रामन समिति पर। नाबार्ड NABARD ये नाबार्ड यानी नेशनल बैंक रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 51। कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रोल के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंग वर्धक और एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका हमारा सोडियम सल्फेट। इसका हमारा ऑप्शन बी सही सोडियम सल्फेट। प्रश्न नंबर 52। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायत प्राप्त करने की तिथि से के भीतर पंजीकृत की जाएगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारक के लिए रखा जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन होता है बी यानी एक सप्ताह के अंदर आपको शिकायत दर्ज करानी होगी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के यूनेस्को द्वारा प्रशासित विश्व धरोहर है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी आगरा का किला। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। ये कब हुआ था? 1983 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 54। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55। ननकाना साहिब जो गुरुदेव नानक जी के जन्म का स्थान किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा रावी नदी के तट पर स्थित। इसका हमारा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल का प्रतिबंध अधिनियम किया गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन डी 1966 में अधिनियमित किया गया था। इसका ऑप्शन
डी। अगला प्रश्न नंबर 57, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों शहर कहा जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगी, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 58, पंचायतों द्वारा खातों की रख रखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसे है? प्रावधान करने का अधिकार किसे है? तो इसे बोलते हैं राज्य विधायिका। राज्य विधायिका, इसका हमारा ऑप्शन होगा बी, राज्य विधायिका। अगला प्रश्न नंबर 59, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी सतत विकास। इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, सतत विकास। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय है, नीति आयोग ये नहीं है। तो भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 14 में, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित रोगों में से किस धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है? धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है तो टेटनेस। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। दिल्ली एक कुन्हा के बाहर इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता है? तो उससे कहते हैं हम हौज ए सुल्तानी। इसका हमारा ऑप्शन ए बी होगा, हौज ए हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न नंबर 63, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, तो इसका हमारा अशोक। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध तो बंगाल। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी चेन्नई में स्थित है। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 66, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत सार्वजनिक कार्यों को किन प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ा गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, केवल ग्रामीण सड़क निर्माण। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 67, निम्न जीएसटी रिफॉर्म 2.0 शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कौन सा प्रावधान शामिल है? कौन सा प्रावधान शामिल है? तो पुस्तकों पर 18% जीएसटी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 68, वित्तीय वर्ष 26-27 में पूंजीगत व्यय बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? तो ये 22.8%। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 69, भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश के सेवा क्षेत्र के योगदान के बारे में क्या सही है? क्या सही है? तो इसका होगा यूपी का योगदान कम। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 70, जनवरी 2026 में किन दो आर्द्र भूमियों को भारत के रामसर नेटवर्क में शामिल किया गया था? इसका होगा हमारा पटना पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन ए नहीं, इसका ऐसे नहीं, एक मिनट, ये वाले यहाँ पर है। तो इसमें एक पहला और दूसरा शामिल किया गया था। इसमें पहला और दूसरा जनवरी 2026 में दो आर्द्र भूमि को भारत की रामसर नेटवर्क में शामिल किया। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी गांठ गुजरात। इसका हमारा ऑप्शन ए और दो, ये दो हमारे ऑप्शन ए में है, ए में। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब भारत के किस देश को हराकर जीता था? तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, इंग्लैंड को हरा के जीता। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 72, जनवरी 2026 में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी शत्रुजीत सिंह कपूर। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 73, अक्टूबर 2025 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को पुस्तक को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन है सुनील अमृत। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर
74 लाओसो की राजधानी, नहीं ये तो रह गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, लाओसो की राजधानी क्या है? लाओसो की राजधानी क्या है? तो इसको होता है वियना। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। भारत के किस पड़ोसी देश को ठंडा तरगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन बी भूटान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट होती है, तो रीजनिंग आप कर लेना, हम इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।